वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लेक्चर 2 का वीडियो लेकर आई हूँ। इसके लेक्चर 1 के वीडियो को मैं अपलोड कर दी हूँ। वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। तो मैंने अभी तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मीनिंग को बताया है, उसके डेफिनेशन को क्लियर किया है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी बताया है। तो आज हम लोग समझेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या होता है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका स्वरूप क्या होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, मास्टर डिग्री कर रहे हो वहाँ भी पढ़ना है, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये चैप्टर अगर है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर। तो बिना देरी किए अपने वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और समझते हैं कि क्या है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और इसका स्वरूप। ओके, तो तुलनात्मक राजनीति क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है, इसका महत्व क्या है। अगर आपको ये जानना है तो इसका लेक्चर 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे रिलेट करा देती हूँ कि क्या होता है तुलनात्मक राजनीति। तो जो तुलनात्मक राजनीति है विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की, राजनीतिक प्रक्रियाओं की और राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करना और उसका विश्लेषण करना ही तुलनात्मक राजनीति है। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, विश्व सरकार की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो राजनीति के व्यवहार है, उन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति यानी इसके नेचर को लेकर, इसके स्वरूप को लेकर दो धारणाएं प्रचलित है। पहला है तुलनात्मक राजनीति अनुलंब या लंबात्मक तुलना के रूप में, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। सेकंड है तुलनात्मक राजनीति अमरांतीय यानी कि क्षैतिज तुलना के रूप में, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। तो तुलनात्मक राजनीति को हम समझेंगे, इसकी प्रकृति को हम लोग समझेंगे एक वर्टिकल स्टडी के रूप में और दूसरा समझेंगे हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी के रूप में। हिंदी में इसके शब्द होते हैं लंबात्मक और एक होते हैं क्षैतिज। ठीक है, तो इसकी प्रकृति यहाँ से क्लियर हो जाएगी। एक एक करके दोनों को डील करते हैं। ओके, पहला है तुलनात्मक राजनीति अनुलंब तुलना के रूप में, यानी कि बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। तो कैसे? इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित विभिन्न सरकारों और उसको प्रभावित करने वाली राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन है। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो एक ही देश या एक ही राज्य में जो स्थित है, जो विभिन्न सरकार वहाँ पे मौजूद है या विभिन्न स्तर पर जो सरकार वहाँ पे मौजूद है, तो उन सरकार को या उन स्तरों को प्रभावित करने वाले जो राजनीतिक व्यवहार होते हैं उनका हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे या कंपैरेटिव एनालाइज करेंगे। वही कहलाता है तुलनात्मक राजनीति का वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी या अनुलंब तुलनात्मक। ठीक है, और हम जानते हैं कि सरकार जो होते हैं उसके दो रूप होते हैं। सबसे पहला होता है सार्वजनिक सरकार, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सरकार, और दूसरी होती है आंशिक सरकार, जिसे स्थानीय या व्यक्तिगत सरकार कहते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो आगे चीज़ें आएंगी वो राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकार को लेकर आएंगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर डाउट न रहे, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि सरकार दो तरह के होंगे। राष्ट्रीय सरकार जो सार्वजनिक सरकार होगी, सर्वव्यापक होगी, सबके लिए होंगी, और आंशिक यानी कि कुछ क्षेत्र के लिए बोल सकते हैं या स्थानीय बोल सकते हैं या फिर व्यक्तिगत सरकार कह सकते हैं। ओके, तो तुलनात्मक राजनीति का संबंध क्या हो गया, एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों का सर्वव्यापक और आंशिक की आपस में तुलना से। क्योंकि जब हम एक देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अनुलंब जो तुलनात्मक राजनीति होगी उसका मतलब होता है कि एक ही देश में स्थित जितनी भी सरकार है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो या आंशिक स्तर की सरकार हो, सभी सरकारों का आपस में तुलना करना है, तो वो हो जाएगा तुलनात्मक राजनीति का वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, इसमें आगे यह भी है कि इसके समर्थकों का विचार है एक ही देश में सर्वव्यापक या जो राष्ट्रीय सरकार है तो एक ही होगी, लेकिन आंशिक सरकारें बहुत सारी होंगी। जैसे यदि एकात्मक राज्य व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो उसमें क्या होता है, एक ही राष्ट्रीय सरकार होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सब कुछ केंद्रीकृत रहता है। ठीक है, यहाँ पे संघ की वैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, पूरे देश में एक ही सिस्टम चलेगा, एक ही केंद्रीय व्यवस्था चलेगा, वही केंद्रीय सरकार होगी और सब चीज़ों को वही ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो केंद्रीय अगर हम बात करेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था, तो वहाँ पे एक ही राष्ट्रीय सरकार होगी और स्थानीय सरकारें होंगी। लेकिन अगर हम लोग देखें कि राज्य व्यवस्था संघात्मक है, फेडरल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि संघ और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि राष्ट्रीय सरकार एक नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे राष्ट्रीय सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारें और कुछ स्थानीय सरकारें भी रहेंगी। कहाँ पे? संघात्मक शासन व्यवस्था में।
हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो तुलनात्मक राजनीति है अनुलंब तुलना के रूप में है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकार, चाहे वह राष्ट्रीय सरकार हो या आंशिक सरकार हो। तो अगर हम लोग एकात्मक राज्य व्यवस्था की बात करें या संघात्मक राज्य व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रीय सरकार विभिन्न स्तर पर मौजूद है, चाहे वह आंशिक सरकारें क्यों ना हो या फिर वह सार्वजनिक रूप से क्यों ना हो। तो इन सभी सरकारों का एक साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति का अनुलंब तुलना कहलाएगा, जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को दर्शाती है। ठीक है, तो ये इसका वर्टिकल कंपैरिजन हो गया। और तुलनात्मक राजनीति इन्हीं के परस्परिक तुलना करने से संबंधित क्या हो जाएगा, एक शास्त्र हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखें, बात करें कि तुलनात्मक राजनीति की जो परिभाषा दी गई है अनुलंब तुलना के रूप में, ये न्याय संगत नहीं है, ये यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकारों के बीच जो समानताएं दिख रही है वो केवल सतही हैं। दूर से देखने पे केवल वो समानता दिख रही है कि दोनों के बीच में समानताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम गहराई से देखेंगे तो दोनों सरकार के बीच में, यानी राष्ट्रीय सरकार और दूसरा हो गया आंशिक सरकार, इन दोनों सरकारों के बीच में हमें असमानताएं ही दिखाई देंगी। तो ये किस तरह से ही इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 3 तरह से इनके बीच में समानता असमानता को देखा जा सकता है। सबसे पहला होता है आर्थिक साधनों को लेकर। कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार हो चाहे आंशिक सरकार हो, उसमें आर्थिक साधनों की समानता दिखाई देती है। कहने का मतलब होता है इन दोनों सरकारों के पास आर्थिक साधन होते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो दोनों सरकारों के बीच में जो आर्थिक साधन है उनमें कहीं ना कहीं असमानता पाई जाती है। कि आर्थिक साधन के स्रोत, आकार और संभावनाओं की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय सरकार में ये अधिक रूप से मिलेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय सरकार में ये व्यापक रूप से देखने को मिलेंगे, और आंशिक सरकार यानी कि जो स्थानीय सरकार है उसमें ये आर्थिक साधन उतने व्यापक नहीं मिलेंगे, यानी इनकी मात्रा सीमित रहेगी। तो आर्थिक साधन को लेके आंशिक सरकार हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, दोनों में समानताएं हैं, दोनों आर्थिक साधन को प्राप्त करते हैं, दोनों के पास होता है। लेकिन गहराई से देखेंगे तो जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है उसके पास आर्थिक साधनों की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है और वे अपनी इस साधनों का प्रयोग अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, उपभोग भी करते हैं और इन साधनों को प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आंशिक सरकार की बात करें, स्थानीय सरकार की बात करें, तो उनके पास आर्थिक साधन की जो मात्रा होती है उतनी व्यापक नहीं होती है, सीमित रूप में होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आर्थिक साधन को लेके राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकार दोनों के बीच में समानता भी है तो असमानता भी है। ओके, जो इसकी प्रकृति को दर्शाता है। दूसरा है नियमों की समानता। चाहे राष्ट्रीय सरकार हो या आंशिक सरकार, उसकी संरचना और संचालन के लिए यानी राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम रहते हैं और नियमों का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी होता है। लेकिन नियमों की समानता भी रहती है दोनों सरकार के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गहराई से देखें तो इन दोनों सरकारों के बीच में, दोनों जो सरकार है अपनी अपनी सरकार को चलाने के लिए जो नियम बनाती है, तो दोनों के नियमों में कहीं ना कहीं समानता कम दिखेगी और असमानता ज़्यादा दिखेगी। यानी राष्ट्रीय सरकार अपने नियमों को अगर बना रही है तो नियमों को मनवाने के लिए उसके पीछे उसकी व्यापक शक्ति लगी रहती है, जबकि स्थानीय सरकार अगर कुछ नियम बना रही है तो नियमों का पालन करवाने के लिए उतनी शक्ति वहां नहीं लगा सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नियमों को लेकर भी राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकार दोनों के बीच में समानता कम और असमानता ज्यादा देखने को मिलेगी, जो तुलनात्मक राजनीति अनुलंब तुलना की जो प्रकृति है इसको दर्शाती है कि ये प्रकृति सही नहीं है। नेक्स्ट है शक्ति की समानता। अब हम देख सकते हैं कि हर एक देश के पास अपने संगठन को बनाए रखने के लिए, देश के संचालन करने के लिए कुछ ना कुछ शक्ति तो होती ही है। बिना पावर के कोई भी देश या राज्य नहीं चल सकता है, लेकिन शक्ति की मात्रा भी कम या ज़्यादा रूप में होती है। तो ये जो शक्ति होती है ये राष्ट्रीय और आंशिक दोनों सरकारों में विद्यमान रहती है। लेकिन शक्ति की अगर हम तुलना करेंगे, गहराई से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय सरकार में जो शक्ति के तत्व है वे आंशिक सरकार यानी स्थानीय सरकार की अपेक्षा अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं या पाए जाते हैं। अतः शक्ति को लेकर भी दोनों सरकार के बीच में समानता की जगह असमानता ही दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक साधनों को लेकर, नियमों को लेकर, और तीसरा है कि शक्ति को लेकर कि आंशिक सरकार और जो राष्ट्रीय सरकार है इनके बीच में समानता कम है, असमानता ज़्यादा है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या जो हम लंबात्मक तुलना के रूप में कर रहे हैं, वर्टिकल के रूप में कर रहे हैं, वर्टिकल स्टडी के रूप में कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर इसकी प्रकृति यहाँ पे वर्टिकल इसको प्रूफ नहीं कर पा रही है। तो जिस तरह से हम लोगों ने बात किया कि इसकी 2 प्रकृति होती है, लंबात्मक और दूसरा क्षैतिज। तो लंबात्मक में हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत एक ही देश के अंदर में जितने भी मौजूद उसकी सरकार है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर की हो या स्थानीय स्तर की हो, सभी सरकारों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन होता है। लेकिन ये अध्ययन होता है तब पता चलता है गहराई से देखने पे कि इनमें कहीं ना कहीं समानता कम और असमानता ज़्यादा है। असमानता है आर्थिक साधन को लेकर, नियमों को लेकर, और तीसरा है शक्ति को लेकर। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की जो अनुलंब के रूप में जो तुलना हो रही है या इसकी जो प्रकृति है ये फुलफिल नहीं हो पा रही है।
है, इसलिए इसके संबंध में जो दूसरी धारणा है उस पर हम लोग चलेंगे कि तुलनात्मक राजनीति अमरांतीय या क्षैतिज तुलना के रूप में, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी क्या है। ओके, तो तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज तुलना के रूप में देख लेते हैं क्या ये सही है नहीं है, जो इसकी स्वरूप को प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझा पा रही है कि नहीं। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में जो दूसरी धारणा है राष्ट्रीय सरकारों का अमरांतीय तुलनात्मक अध्ययन है, हॉरिजॉन्टल अध्ययन है। इसमें क्या होता है, अधिकांश राजनीति शास्त्र तुलनात्मक राजनीति के जो हॉरिजॉन्टल स्टडी है इससे सहमत है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य की पूर्ति इसी तुलना यानी अमरांतीय या क्षैतिज तुलना के रूप में ही संभव हो पाती है। और ऐसी तुलना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे सामान्यीकरण संभव हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक सामान्य नियम बन जाता है और राजनीतिक व्यवहार को हम इससे क्लियर अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अतः तुलनात्मक राजनीति की यह धारणा इसकी सही प्रकृति को दर्शाती है। उसे भी हम लोग और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की जो अमरांतीय या क्षैतिज तुलना है इसके संबंध में दो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। पहला है कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना, और दूसरा समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अमरांतीय या क्षैतिज तुलना। ये जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे दो स्तर पे हैं। एक बोल रहा है कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों का हम तुलना करेंगे, वो भी ऐतिहासिक रूप से, और दूसरा कह रहा है कि समकालीन विश्व में व्याप्त यानी जितने भी मौजूद राष्ट्रीय सरकार है उसका हम यहाँ पे एक क्षैतिज तुलना करेंगे। ओके, तो इसे भी एक एक करके समझ लेते हैं क्या है। पहला है कि हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स विद इन अ कंट्री, दैट मींस कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। तो एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना अमरांतीय तुलना है, यानी कि क्षैतिज तुलना है, हॉरिजॉन्टल स्टडी है, क्योंकि इससे वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण अतीत के संदर्भ में कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं वर्तमान में राजनीति के जो भी संरचनाएं हैं, राजनीति की जो प्रक्रिया है या राजनीति का जो भी बिहेवियर है, इन सभी चीजों का हम यहाँ पे एक कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके संदर्भ में, अतीत के संदर्भ में, यानी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाके राजनीति की संस्थाओं को, प्रक्रियाओं को क्लियरली समझ सकते हैं जो इसकी प्रकृति को दर्शाती है। भारत के संदर्भ में यह जो तुलना होगी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिश कालीन भारत और आधुनिक स्वतंत्र भारत के रूप में की जा सकती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय की अगर हम लोग बात करें तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, फिर मध्यकालीन भारत में भारत कैसा था, क्या क्या यहाँ पे योजनाएं थी, कैसे लोग रहा करते थे, क्या नियम थे, फिर ब्रिटिश कालीन भारत में जो जनता थी वो कैसे रहती थी, क्या रूल यहाँ पे बने हुए थे, फिर आधुनिक स्वतंत्र भारत यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद देश में कैसी स्थिति आई। यानी यहाँ पे हम इकोनॉमिक वे से, पॉलिटिकल वे से, उसके हर ज्योग्राफिकल वे से, हर तरह से भारत की यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं कि पहले भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, फिर स्वतंत्रता हो जाने के बाद कहाँ से कहाँ तक उसकी सीमा को हम समझ रहे हैं, या भारत का पार्ट कहाँ तक है, और अब वर्तमान में भारत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले भारत में कितने राज्य थे और अब कितने राज्य। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और यहाँ की राजनीति को क्लियरली समझ सकते हैं, यानी अतीत के संदर्भ में जाकर। ठीक है, तो इस प्रकार स्वतंत्र भारत की वर्तमान राष्ट्रीय सरकार के व्यवहार की विशेषताओं को अतीत की राष्ट्रीय सरकार से तुलना करके हम और ज्यादा स्पष्ट समझ सकते हैं। इससे क्या होगा कि तुलनात्मक अध्ययन की जो उपयोगिता है तुलनात्मक राजनीति में बढ़ जाएगी और इससे विकास की सामग्री हमें इतिहास से उपलब्ध होती है और वह किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का आधार बनती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना जो अमरांतीय तुलना है, क्षैतिज तुलना है, और इसके अंतर्गत क्या होगा, हम वर्तमान की राजनीतिक संस्थाओं की, राजनीतिक प्रक्रियाओं की, राजनीतिक व्यवहारों की तुलना अतीत से करेंगे और यहाँ पे एक राष्ट्र की यानी एक ही देश की तुलना, जैसे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की ही हम तुलना करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि राजनीति में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे तो नेहरू काल में क्या स्थिति थी, इंदिरा काल में क्या स्थिति थी, और अगर मोदी काल की, अगर वर्तमान की बात करें तो मोदी काल में भारत कैसा है, तो यहाँ की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, नहीं है। तो इन सभी चीजों को हम तुलना करके समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। ओके, और दूसरा क्या था, समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अमरांतीय या क्षैतिज तुलना। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, यानी हम यहाँ पे एक देश की सीमा को लांघकर विश्व में मौजूद सभी देशों की जो राष्ट्रीय सरकार है उसकी तुलना करेंगे, और वह भी तुलना वर्टिकल नहीं होगी बल्कि हॉरिजॉन्टल होगी, क्षैतिज होगी।
तो यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी जो धारणा है ये सर्वमान्य है, क्योंकि यह समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। और जिन ब्लॉन्डेल है, इनका कहना है कि हमारे पास तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का एक ही दृष्टिकोण बचता है, और वह है कि समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। अतः सरकारों की अमरांतीय या क्षैतिज तुलना से न सिर्फ सामान्यीकरण संभव है, बल्कि राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जाता है जिनसे प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और राजनीतिक घटना का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। राजनीतिक संस्थाओं व्यवस्थाओं की प्रकृति और कार्यविधि को और ज्यादा समझा जा सकता है। यानी जिस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय सरकार की यहाँ पे 36 तुलना की है, एक देश की ही सरकार को नहीं समझा, बल्कि विश्व में जितने मौजूद देश हैं उसमें जो राष्ट्रीय सरकार है उसको हम समझ सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, राजनीतिक विश्व में मौजूद समस्त देशों की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलेगी, राजनीतिक घटनाओं को स्पष्ट हम समझ सकते हैं, और राजनीतिक संस्थाओं उसकी व्यवस्थाओं और सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार सभी को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इसकी प्रकृति को, इसके नेचर को, इसके प्रोसेस को लेकर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्वमान्य ये इसकी प्रकृति यहाँ पे समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो अध्ययन होगा यहाँ पे वृहद स्तर पर अध्ययन होगा, व्यापक अध्ययन होगा, किसमें समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों का अमरांतीय 36 तुलना के अंतर्गत, क्योंकि ये एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व में मौजूद समस्त राष्ट्रों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलनात्मक अध्ययन से है। तो हम यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल एक देश की सीमा या एक देश की राष्ट्रीय सरकारों के तक नहीं सीमित है, बल्कि यह एक देश के राष्ट्रीय सरकार का दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकार का या विश्व में मौजूद जितने भी देश है उसकी राष्ट्रीय सरकारों का एक तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके नेचर को क्लियर करता है। तो अतः तुलनात्मक राजनीति सिर्फ एक देश की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक संदर्भ में और राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार, सरकारी तंत्रों को प्रभावित करने वाली गैर सरकारी व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल देश की एक राष्ट्रीय सरकार का अध्ययन नहीं कर रहे हैं या फिर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकार का अध्ययन नहीं कर रहे, बल्कि इसके साथ साथ विभिन्न जो गैर सरकारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनका भी हम यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ओके, गैर सरकारी व्यवस्था में आपके आ जाएंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, क्योंकि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एक देश की सरकार की दूसरे देश की सरकार के साथ, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल यहाँ पे जो पार्टीज होते हैं, जो यहाँ पे दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है, ये लोग भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उस देश की सरकार के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। तो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो इन जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन हम यहाँ पे कर लेते हैं और ये साथ साथ आ जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यह देखा कि तुलनात्मक राजनीति का जब हम इसकी प्रकृति को समझ रहे हैं, स्वरूप को समझ रहे हैं, तो यह केवल एक देश की विभिन्न सरकारों का अध्ययन नहीं है, यानी कि एक देश में जो राष्ट्रीय सरकार है, आंशिक सरकार है, केवल उसका अध्ययन नहीं है जो हम लोगों ने वर्टिकल स्टडी में देखा। फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल स्टडी में देखा कि वो क्या है कि एक ही देश की तुलना कर रही है। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि वह विश्व के समस्त देश की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करी नहीं, इससे ज़्यादा यहाँ पे राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी व्यवस्था, गैर जो सरकारी संरचना है, उन सब का भी हम अध्ययन तुलनात्मक रूप से कर सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो इस तरह से कुछ चीज़ें इनकी जो प्रकृति अभी तक मैंने जो बताई है, इस प्रकृति को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाती है जो मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है। तो आइए उसको समझ लेते हैं ताकि आपका जो ये टॉपिक है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बुक्स में तो बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा रहता है, क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, तो मैंने कोशिश किया है कि इसे ईजी से ईजी वे में समझा सकूं, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी पेचीदा कह सकते हैं कि चैप्टर माना जाता है, तो चीज़ें नहीं क्लियर होती है। इसलिए मैंने यहाँ कोशिश किया है कि ईजी से ईजी वे में आपको समझा सकूँ और ईजी से ईजी वे में यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो कुछ बातें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर यहाँ पे सामने आती है। ओके, यहाँ प्रकृति छूट गया है, आप ऐड कर लेना। पहला कि जो तुलनात्मक राजनीति है पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति केवल यूरोपीय देशों का तुलना नहीं करेगी, केवल साम्यवादी देशों का तुलना नहीं करेगी, बल्कि गैर पश्चिमी देशों की भी वह तुलना करेगी। और हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि यह केवल विकसित राष्ट्रों की तुलना नहीं करेगी, बल्कि जो विकासशील राष्ट्र है उनकी भी राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत होता है।
नेक्स्ट, कि तुलनात्मक राजनीति विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ अराजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का भी अध्ययन करती है। ये भी ठीक है। तीसरा है कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक क्रियाकलापों, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक सत्ता का भी अध्ययन किया जाता है। जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो हम केवल राजनीति के क्रियाकलापों का अध्ययन नहीं करेंगे, उसको प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का भी अध्ययन करेंगे। और जो पॉलिटिकल यहाँ पे जो सत्ता है उसको प्रभावित कौन कर रहा है, सत्ता पे कौन बैठा है, कैसे आया नहीं आया, तो उन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कहता है कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव, उनकी परिस्थिति और उनके व्यवहार के अध्ययन को भी महत्व दिया जाता है। अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करना है तो यहाँ पे केवल किसी देश की कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे उस देश में मौजूद जो व्यक्ति हैं उनके स्वभाव, उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनके व्यवहार का भी अध्ययन, उनकी परिस्थिति, वे सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कंपैरेटिव स्टडी क्या हो गया, काफ़ी व्यापक हो गया है। ठीक है, इस तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रकृति और स्वरूप को यहाँ पे मैंने बताया है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो और उन्हें भी बताओ। और अब मैं इसका 3rd लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें इसके स्कोप यानी क्षेत्र को बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।